नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2019 को हमने अपने चैनल की शुरुआत करी थी और पहला वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों उस समय मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे एक साल के अंदर। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ की उम्मीद डेफिनेटली थी कि अगर मेरे अंदर का इंटेंशन, मेरे अंदर की जो लालसा है, अपने जो बेस्ट केपेबल, जो मेरे को लगता है मेरी नॉलेज है, उसको मैं अगर शेयर करूँगा तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो मेरी बात को समझेंगे और उनको कुछ बेनिफिट होगा। और दोस्तों उसका ही रीज़न है कि एक साल के अंदर 5 लाख प्लस की हमारी फैमिली बन गई है। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ एज फार एज वेल्थ सागाज ग्रोथ इज कंसर्न। आपको याद होगा दोस्तों, मैं ओल्डेस्ट वीडियो में आपको दिखाता हूं। सबसे पहला वीडियो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको मालूम है, मैं आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली। सो द फर्स्ट वीडियो विच आई अपलोडेड वाज ऑन द नेम ऑफ गॉड, एंड देयर आफ्टर सेकंड वीडियो वाज अगेन मुहूर्त ट्रेडिंग, एंड देयर आफ्टर द इंटेंशन ऑफ माय अपलोडिंग वीडियो वाज टू बेनिफिट माय सब्सक्राइबर्स। तो आप मेरे वीडियोज़ के कॉन्टेंट से भी देख सकते हैं। तो कोशिश यही रहती है, बाकी अगर उस कोशिश में कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें माफ़ करिएगा दोस्तों। और आप अगर कोई रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस हैं आपकी हमारी तरफ से, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी ग्लैड टू इम्प्लीमेंट देम। और इसी के साथ दोस्तों हमने ये शुरुआत करी है कि हम लोग अब हर वीकेंड पे कोशिश करेंगे कि आपको एक इन्वेस्टर सीरीज़ बना करके अपलोड की जाए, जो कि मार्केट में बहुत महंगे महंगे दामों में बेची जाती है। ऑनलाइन वीडियो बना दिए 10 वीडियो और उसके 50,000 ले लिए, 10 वीडियो बना लिए उसके 25,000 ले लिए, 10 वीडियो बना दिए उसके 70,000 मांग लिए। और वो सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं बनाऊंगा इन्वेस्टर सीरीज़ में। आज पहला वीडियो दोस्तों पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत करिएगा। इसमें जो वीडियो के एंड में बातें बताई जाएंगी, इनफैक्ट जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा आपको उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता चला जाएगा। और ये वीडियो मुझे लगता है एज अ बिगिनर, एज अ प्रो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आपके कुछ घर में यंग जनरेशन है, उनको भी ये वीडियो डेफिनेटली दिखाइएगा। दिस विल बेनिफिट देम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर सीरीज़ बन रही है, जिसमें कि आपको इंश्योरेंस प्लानिंग बताई जाएगी, पोर्टफोलियो प्लानिंग बताई जाएगी, आपके इंश्योरेंस के अलावा आपके जो रिस्क हैं उनको कैसे एलिमिनेट करें, ओवरऑल कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इस सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में, इस प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। तो एज अ बिगिनर, एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ, एज अ सीनियर सिटीजन, आपके लिए ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्जेक्ट टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ एसेट क्लास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब है आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल करके बाहर हो गया है, अभी वो फील्ड में आ गया। अब वो किस फील्ड में आपने इन्वेस्ट किया है, उस फील्ड के हिसाब से उसमें रिस्क है। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा रिस्क है, वहीं पर अगर आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है रिस्क कम है। एफडी में किया है, एफडी के भी रिस्क होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी का बैंक आपको कोई गारंटी नहीं देता। 1 लाख तक की एफडी ही सिक्योर्ड है, उसके ऊपर बैंक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देता। तो एफडी भी रिस्की है। तो डिपेंडिंग अपॉन रिस्क आपके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग अगर क्लियर है तो आपको ये चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि कब मुझे किस एसेट क्लास में कितने पैसे लगाने हैं, ताकि आप एक प्रो इन्वेस्टर बन सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, आपको इंडिपेंडेंट, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत ना पड़े, इसकी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों कभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है, थोड़े पैसे दे करके एक्सपर्ट एडवाइस लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है विद अ वेरी स्मॉल प्राइस, मेरे हिसाब से अगर आपको कोई डाउट है, यू मस्ट डेफिनेटली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अपनी तरफ से दोस्तों मैं आपको जस्ट एक अवेयरनेस कर रहा हूं, बाकी यू मस्ट ऑलवेज सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। एक्सपर्ट गाइडेंस की बात ही कुछ और है। तो जैसा कि दोस्तों आपने हमेशा सुना है, नेवर कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक ही एसेट क्लास में लगा के ना रखें, यह बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसको समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1, एसेट क्लास क्या होती हैं, एसेट क्लास में बेस्ट एसेट क्लास कौन सी है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कैसे एसेट्स को एलोकेट करें और पोर्टफोलियो
को अगर रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कैसे रीबैलेंस करें उसको समझेंगे। अगर आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं उसके हिसाब से किस प्रकार का पोर्टफोलियो होना चाहिए वो भी हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं भाई एसेट क्लास होता क्या है। भाई टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। आप एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टेक्निकल टर्म्स। एसेट क्लास होता क्या है? एसेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न। जिस हिसाब से रिस्क होगा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। सबसे सिंपल चीज़ है क्या? कैश पकड़ करके अपने घर में रखो। कैश आपके पास घर में है, कोई रिस्क है क्या? उसमें भी आजकल तो भैया जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो घर में भी रिस्क है, लेकिन आपके हाथ में पैसा है तो कम से कम सबसे सेफेस्ट है। लेकिन जहाँ पर भी रिस्क है वहीं पर रिटर्न। ओके, उस हिसाब से एसेट क्लास किन भागों में डिवाइड किए गए हैं? वो भाग 3 भाग हैं, इक्विटी, डेट एंड कैश। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी एक ग्रोथ इंटेंसिव एसेट क्लास है। क्यों? क्योंकि ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कंपनी मेहनत कर रही है लोन लेकर के। कंपनीज के पास पैसा कहाँ से आता है? या तो वो लोन लेते हैं या फिर आपसे लेते हैं। तो उनके पास 2 ही तरीका है। आपने तो पैसा लगा दिया, बाकी ग्रोथ के लिए कंपनी क्या करेगी? बैंक से पैसे लेगी। बैंक से पैसे लेती है वो 8% पे, ग्रोथ करके मेहनत करके वो 16% 15% की प्रॉफिट लेती है और वही 16% पे आप बेट कर रहे हैं। लेकिन रिस्क क्या है कि बाई चांस उस कंपनी ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो वही तो इनहेरेंट रिस्क है। इसी कारण इक्विटी थोड़ा सा रिस्की है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे बेहतर रिटर्न मिलेंगे। सेकंड इज डेट। डेट एसेट क्लास क्या है उसको समझ लेते हैं। The debt is regular income oriented assets like liquid funds, like short term funds, इनको बोलते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं डेट फंड में। थर्ड इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि लिक्विड होते हैं, बहुत ही नॉमिनल इनकम उस ओरिएंटेड होते हैं, ऑलमोस्ट कैश ही होता है वो, उसमें बहुत आप जब चाहें तब उनको लिक्विडेट कर सकते हैं। ऐसे में ये ओवरनाइट काइंड ऑफ फंड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट कैश ही हैं। तो उसमें जब आपके पास ज़्यादा लिक्विडिटी है, आपके पास आप उसको कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, तो उसमें रिस्क कम है, तो एट द सेम टाइम उसमें रिटर्न भी कम होगा। लेकिन उसमें जो भी होगी नॉमिनल इनकम होगी, ज़्यादा ग्रोथ आप कैश और कैश इक्विवेलेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन रहते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये डेट क्या चीज़ है, कोई क्या हम लोन ले रहे हैं क्या, ये डेट हो रहा है क्या हमारे ऊपर? तो डेट का मतलब, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। डेट को एक सेफर इन्वेस्टमेंट एसेट या फिर सेफर इन्वेस्टमेंट क्लास समझा गया है। ये आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके देते हैं। अब ये होते क्या हैं? ये होते हैं बॉन्ड्स, या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं या तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड तो भाई जो गवर्नमेंट इशू कर रही है उसे, जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा था सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, सेफ हैं क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इसलिए रेगुलर इनकम भी है प्लस सेफ भी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड हुए। अब इसी प्रकार से कंपनीज भी अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं, आपसे पैसे लेती हैं, आपको बॉन्ड इशू करती हैं और कहती हैं हम आपको 8% पर ईयर देंगे, या फिर 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी एंड डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी। तो भाई उसमें उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब इसमें इसके अलावा भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड वो होते हैं जिनका की मेच्योरिटीज़ विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म बॉन्ड वो होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है। अब वो 5 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, वॉट एवर। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एक तरह का बॉन्ड भराना, एक तरह से गारंटी लेना कि इतने साल बाद ही आपका पैसा या फिर इतने महीने बाद ही आपका पैसा वापस होगा। बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड्स आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। अब बात आती है क्या वो आपके कैपिटल को भी ग्रोथ कर सकते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, तो ऐसा होता कम है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स फॉल करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट फॉल करते हैं तो क्या होता है, इसको समझो। जब इंटरेस्ट रेट्स फॉल होते हैं तो कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा रिटेन करने के लिए होता है। ऐसे में क्या होता है, बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है और बॉन्ड्स में कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वहाँ पर कंपनीज के पास से कैश हट जाता है। कंपनीज को इंटरेस्ट पे करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड है तब तो कोई टेंशन नहीं, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है और कंपनी थोड़ी वीक है तो कंपनी कैन इवन डिफॉल्ट। इसी कारण आपको मालूम होगा जो भी कंपनीज अच्छा
अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं उनको रेगुलरली कंपनीज रेट करती हैं, रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं, इनके बॉन्ड्स को डाउनग्रेड कर दिया गया, इनके बॉन्ड्स की री रेटिंग हुई है, अपग्रेड किया गया है, BB+, इस प्रकार से आपको रेटिंग्स वगैरह दिखाई पड़ती हैं। तो वो सारी की सारी कॉर्पोरेट बॉन्ड की बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस उनको रेटिंग की जाती है। ओवरऑल डेट एसेट्स काफ़ी सेफ माने जाते हैं, बॉन्ड्स को काफ़ी सेफ माना जाता है, रेगुलर इनकम जनरेट होती है, लेकिन अगर आपका रिस्क कम है तो ऑफकोर्स रिटर्न भी कम है। दोस्तों आप इस समय अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक रिस्क टेकर हैं, थोड़ा लिमिटेड रिस्क आप ले सकते हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में हैं, तभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तो मेरे हिसाब से दोस्तों हम लोग को फोकस करना चाहिए उन एसेट्स के ऊपर जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब स्टॉक्स क्या हैं, रिस्की हैं, क्यों? क्योंकि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस पे बेट कर रहे हैं। अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया है तो आपने ये मान के चला है, पूरी तरह से आपने ये मान के चला है कि रिलायंस भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको मुकेश अंबानी जी की पॉलिसीज, उनके बिजनेस मॉडल पे कोई भी शक नहीं है। इसी कारण ये जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो सबसे बेहतर रिटर्न देने का एसेट क्लास इज इक्विटीज ओनली। इक्विटी मतलब स्टॉक्स सबसे बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहते हैं। एक न्यूज़ से एक दिन में स्टॉक 10% गिर सकता है, और एक अच्छी न्यूज़ आ जाए तो एक दिन में 10% बढ़ सकता है। 10% जो कि आपको बैंक की FD 2 साल में देती है। तो 2 साल के रिटर्न आपको 2 दिन में मिल सकते हैं। इससे कहते हैं स्टॉक मार्केट, और इसे बोलते हैं इक्विटीज। अब डिपेंडिंग अपॉन दी काइंड ऑफ स्टॉक्स को डिवाइड किया गया है लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में वो छोटी कंपनीज जिनको कि भी कुछ ही समय हुए हैं बिजनेस को राइज करने में, और वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि उनको मैन्युपुलेट आराम से किया जा सकता है। मिड कैप थोड़ी सी जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा है, बड़े स्टॉक्स हैं, पुरानी कंपनी हैं, थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड हैं, उन्हें बोलते हैं मिड कैप। और लार्ज कैप वो स्टॉक जो कि पिछले कई डिकेड से स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है। जनरली जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग लार्ज कैप में बेट करते हैं और इक्विटीज का बेनिफिट भी लेते हैं, एट द सेम टाइम सेफ्टी ऑफ लार्ज कैप भी इंश्योर करते हैं। अब ब्रॉडली आप एसेट क्लास के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेट अवे कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करें अपने लेवल पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हेल्प। भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प लेने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने लेवल पे, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब पोर्टफोलियो को बनाने से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, मैं कैसा इन्वेस्टर हूँ, विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर आई एम। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एसेट एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए। आप रिस्क टेकर हैं, आप एग्रेसिव हैं, आप सेफ इन्वेस्टर हैं, कैसे इन्वेस्टर हैं आप, आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। नंबर 2, आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल। तो डिपेंडिंग अपॉन योर गोल एंड योर साइकोलॉजिकल रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आप अपने एसेट को एलोकेट कर सकते हैं। उसमें आता क्या क्या चीज़ है, क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं। आपको 3 प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। पहली चीज़, लाइफस्टाइल स्टेजेस से डिपेंड करता हुआ पोर्टफोलियो। आप किस लाइफस्टाइल के किस एज में, क्या आप यंगस्टर हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप अंडर 18 हैं, या फिर आप अंडर 30 हैं, यू आर मतलब अभी आपने जनरली अभी आपकी जॉब लगी है, या फिर आप एक सीनियर इन्वेस्टर हैं जो कि 40-45 की ईयर्स की एज में हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट ऑल्सो, और उनके आगे के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो। या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट में आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो, प्लस रेगुलर इनकम तो जनरेट हो ही, प्लस थोड़ा मोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाए, और आपकी लाइफ आराम से आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल स्टेजेस, डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल गोल्स, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एपेटाइट, आपको अपने एसेट को एलोकेट करना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल स्टेजेस पे डिपेंड करता हुआ पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप किस लाइफस्टाइल स्टेज में हैं। अगर कोई चाइल्डहुड स्टेज में, पहली चीज़ तो ये है चाइल्डहुड स्टेज में है तो उसको ऑफ कोर्स इन्वेस्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन एज अ पेरेंट आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका चाइल्ड या फिर आपके चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ देयर, आप इमीडिएटली न्यू बॉर्न बेबी के नाम पे 10,000 रुपीज़ का म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हु स्टॉप्स यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ लमसम ऑन अ न्यू बॉर्न बेबी, हु स्टॉप्स यू। तो अगर आपके घर में कोई नया बच्चा मतलब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, 10
₹10,000 आप उसके नाम पे इन्वेस्ट कर देते हैं और आप ये मान के चलते हैं स्टॉक मार्केट लंबे समय में तो 15% के ऊपर ही रिटर्न देती है, लेकिन फिर भी मैं हम्बल 15% नहीं 12% ले लो, लेकिन मैं एवरेज 15% लेके चल रहा हूँ। 15% की रिटर्न देती है और उसकी आपने उसके रिटायरमेंट भी प्लान कर दिया, 60 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया है और इन्फ्लेशन रेट में मान के चलता हूँ 6% चल रहा है। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि इन्वेस्टमेंट द इन्फ्लेशन हैज़ टू बी बिटवीन 4 to 6%। मैं हायर रेट पे लेकर चल रहा हूँ। इंटरेस्ट अगर इन्फ्लेशन रेट 6% के ऊपर होता है तो एज इट इज़ आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ को ट्वीक कर देती है। एनीवे तो आपका कितना पैसा बनेगा रिटायरमेंट पे, सीधे हम लोग कैलकुलेट को हिट करते हैं एंड यू फाइंड आउट 10,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो बनते हैं जाकर के 7,66,00,000 रुपये, 7,66,00,000 ऑन रिटायरमेंट एट 60 ईयर्स। क्या ये कम है? आप बताइए मुझे। पहली चीज़, अगर आप बात करें कि इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज़ करेक्ट। इन्फ्लेशन को भी मद्देनज़र रखें तो भी उसकी वैल्यू होगी आज के समय की। अगर आप 6% का इन्फ्लेशन भी लेके चल रहे हैं, आज के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी 23 लाख रुपए। तो कहने का मतलब क्या है, आज से 60 साल बाद भी आप उस बंदे को, उस बच्चे को, उस न्यू बॉर्न बेबी को 23 लाख रुपए गिफ्ट कर रहे हो। उस समय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से 7 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर दे रहे हो और उस समय के हिसाब से 23 लाख रुपीज़। इज़ इट लेस? तो ये तो हो गया न्यू बॉर्न के बारे में। अब बात करते हैं बैचलर्स, इसके अलावा मैच्योर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो कैसे आप किस लाइफस्टाइल स्टेज में हैं उस पर डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि चाइल्ड के बारे में तो बता दिया, अब मैं यंग एज हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे भी तो कुछ बताइए। तो अगर आप 30 ईयर्स एंड अबव हैं तो बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बॉय नेमिंग अर्नव, 30 साल की उम्र है उसकी और उसका गोल ये है कि उसको रिटायरमेंट के समय पे आज की डेट के हिसाब से, आज की डेट में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलें तो आप एक तरह से देखा जाए तो आप कहेंगे कि 1 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट में आज की डेट में मिल गया तो आपका काम आराम से चल जाएगा। अगर आप 5% भी उसको लगा देते हैं तो आपको हर महीने 5% इज एफडी प्राइस, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे हर साल में। 5 लाख रुपीज़ पर ईयर इज ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज़ पर मंथ, 48,000 रुपये आपको पर मंथ, 40,000 रुपये पर मंथ के आसपास आपको मिलेगा, 40 to 42,000 रुपये पर मंथ। इजंट इट लेस? अगर आपको 1 करोड़ रुपए आज मिलता है तो 1 करोड़ रुपए आज आपको मिले या फिर उस इन्फ्लेशन के बाद आज से 30 साल बाद कितना मिले उसको जरा हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहली चीज़ तो आपको क्या क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। तो ये तो केस हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर एज 30 साल की है, आपका गोल क्या है कि आज के हिसाब से, आज अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आज से 30 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। पहला कैलकुलेशन तो ये, उसको निकालेंगे। उसके अलावा अगर ये मान के चलते हैं आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो मुझे कितना सेव करना पड़ेगा कि मैं 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए कम से कम 1 करोड़ रुपए आज के हिसाब से, ये उस समय तो कितना होगा उसको भी समझेंगे। तो इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए। और बेस्ट एसेट क्या है? इक्विटीज़। 30 साल के हैं आप, 30 साल में तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी ही होगी। तो ऐसे में 15% के रिटर्न लेना मेरे हिसाब से मिनिमम रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, देख लेते हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी 50,000 है, आपके पास कोई नशा, कोई गंदी आदतें नहीं हैं। अगर आपके अंदर कोई गंदी आदतें या फिर कुछ अननेसेसरी के शौक़ नहीं हैं, अननेसेसरी के शौक़ भी थोड़े मोड़े हैं तो भी चल जाएगा, तो भी आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर सकते हैं। अगर आप 30 ईयर्स के हैं, शादी वगैरह नहीं हुई है, 25,000 रुपये सेव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से आराम से सेव किया जा सकता है। उसको अगर सेव करते हैं और उसको अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भी आपको अच्छे समय पर अच्छे स्टॉक्स में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट अवे 25,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करने हैं। 25,000 रुपये मैंने सेव किए इन्वेस्टमेंट पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको, मैंने मान के चला है कि भाई मैं अभी 15 साल की मेरी उम्र है, बगे पार्डन 30 साल की उम्र है, तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं निकाल ही लूँगा। मैंने वेल्थ सागा को सब्सक्राइब कर लिया, अच्छे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन मुझे टाइम से मिलती रहेंगी। अब बात करता हूँ कितने साल के लिए, 30 साल मेरी उम्र है, मैं रिटायर 60 साल में हो रहा हूँ, तो 30 ईयर्स का मेरा
टेन्योर हो गया जिस पीरियड में मैं सेव करूंगा, तो मुझे मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको मिलेगी 17 करोड़ 52 लाख 45,515। यहीं पर मैं मान के चलूं, अगर इसमें थोड़ा सा स्लाइट सा अगर इन्वेस्टर और भी इंटेलिजेंट है और भी स्मार्ट है, 25,000 रुपीज़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया, 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं उसको, 30 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया। भाई उसने कहा कि मेरे 30 साल के बाद ही मैं रिटायर होऊंगा, 30 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्लैट सिंपल, कुछ ना दिमाग लगाते हुए उसने सिर्फ 25,000 रुपीज़ हैं और उसने सोच लिया, ये प्रण ले लिया कि हर साल मैं अपनी SIP में सिर्फ 2,500 रुपये ऐड करूँगा, या फिर 2,500 तो पहले साल है, उस हिसाब से जितना भी होगा 10% में हर साल अपनी SIP को बढ़ाऊंगा। 10% इज़ हाउ मच? आपको कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ आपका DA बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो होगी। तो आप मान के चल रहे हैं कि आपने 2,500 रुपीज़ हर साल अपना SIP में बढ़ा दिया, हर SIP में 2,500 बढ़ा दिया, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि आपका कितना ज़बरदस्त अमाउंट क्रिएट होने वाला है, कॉर्पस क्रिएट होने वाला है। तो आपका मैच्योरिटी होगी 37 करोड़ 55 लाख 56,745। उस आज के समय के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन भी मान लें कि 6% का इन्फ्लेशन हो रहा है, 6% का इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब आज से 30 साल बाद इस अमाउंट की वैल्यू होगी 6 करोड़ 53 लाख 88,000। मतलब आज के दिन अगर आप रिटायर हो रहे हैं, इवन इफ़ यू आर रिटायरिंग टुडे, आपको कोई कह दे कि मैं 6 करोड़ 53 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूं और रिटायर हो जाओ, आप क्या सेफ महसूस करेंगे? नहीं करेंगे? तो आज के 6 करोड़ 53 लाख आज से 30 साल बाद 37 करोड़ रुपए होंगे। तो आज के दिन के हिसाब से मुझे लगता है 6 करोड़ रुपीज़ फॉर रिटायरमेंट आर मोर दैन इनफ। आज के दिन दोस्तों 6 करोड़ रुपए लेकर के आप रिटायर हो रहे हैं, मेरे हिसाब से यू आर वेरी वेरी वेल सिक्योर्ड। और दोस्तों जो लोग ये कह रहे होंगे कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझे बता दो, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 6 करोड़ रुपए हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधे FD में डालेंगे तो भी आपको 30 लाख रुपीज़ आज के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय के हिसाब से तो उस समय के हिसाब से 6 करोड़ रुपीज़ विल बी देयर, अदरवाइज तो 37 करोड़ रुपए बन रहा है। तो 6 करोड़ रुपए आज आपको मिलते हैं, सीधे FD में डाल देंगे तो 30 लाख रुपए एनुअल आना है, एनुअल ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो इतनी ज़बरदस्त सेविंग हो सकती है मात्र 25,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके। आपको लग रहा होगा ये सपना है, सपना नहीं है, इट इज़ जस्ट इट्स जस्ट दी, जैसा कि वो बोला है हमारे आइंस्टीन साहब ने कि compounding is the eighth wonder of the world. The one who knows gains it, the one who doesn't pays it. Simple as that. तो eighth wonder of the world है, इसका बेनिफिट लीजिए और अपनी वेल्थ को कंपाउंड करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लोगों को पता नहीं होती है कि रिस्क एपेटाइट कैसे कैलकुलेट करें, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पता चलती है सिर्फ 4 चीज़ों से। पहली चीज़ नेटवर्थ क्या है। अब किसी के पास पैसे ही उसके अकाउंट में पड़े हैं 30,000 रुपये और उसकी तनख्वाही है 10,000 रुपये और उसके अकाउंट में पड़े हैं 30,000 रुपये, उससे आप अगर कहेंगे कि तू भैया एक काम कर कि तू TCS में इन्वेस्ट कर ले, जब उसकी तनख्वाही 10,000 रुपये और 30,000 रुपये उसके अकाउंट में पड़े हैं तो उसको TCS अगर आप रिकमेंड कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई भी नहीं है। तो बंदे की नेटवर्थ क्या है ये तो देखो, क्या उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है? नहीं है तो उसको क्यों बता रहे हो? उसको कहो भाई तू अपना इन्वेस्टिंग कर, अपना भाई FD कर, अपना काम चला। नंबर 2, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिनके पास पैसे कम हैं वो उनके, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, आई एम जस्ट टेलिंग कि आपको कितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उस बंदे की कितनी है वो समझना है। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन रिस्की स्टॉक्स, रिस्किंग एसेट्स? प्लीज़ अंडरस्टैंड। नंबर 2, सेविंग रेशो। अगर किसी की सेविंग्स कम है, इफ़ अ पर्सन इज़ अर्निंग 25,000 रुपीज़, मैं आपकी अर्निंग ही 25 30,000, आई टेक इट 30,000। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि 30,000 में आप 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लो तो आई एम द बिगेस्ट फूल, मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये और मैं आपसे कहूँ कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो तब तो ठीक है। अगर मैं आपको प्लान बना करके दे रहा हूँ 25,000 का, आई एम द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपको समझ
समझना है उसका सेविंग रेशो कितना है। 5,000 रुपये से भी अच्छी खासी कैपिटल, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकता है। टाइम होराइजन कितना है, अगर आप 60 साल के डिपेंडिंग ऑन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आजकल तो सीनियर सिटीजन्स भी बड़े रिस्की हो गए हैं। मेरे कुछ मेंबर्स हैं, दे आर रिटायर्ड रिटायरीज एंड दे हैव अ बिग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम होराइजन के लिए वो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है। इफ़ ही इज़ अ सीनियर सिटीजन तो हो सकता है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे लंबे समय के लिए, हो सकता है उनकी ट्रेस टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो। डिपेंडिंग अपॉन इनहेरेंट साइकी ऑफ इन्वेस्टर, हो सकता है कि 25 ईयर्स का बंदा हो, उसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना हो, और हो सकता है सीनियर सिटीजन हो 62 ईयर्स 60+ ईयर्स के और उनके अंदर ज़बरदस्त रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स। तो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका नेटवर्थ कितना है, कितना आपका सेविंग हो पा रहा है, किस समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, प्लस आपकी इनहेरेंट साइकी क्या है। कुछ लोग होते हैं पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छा सेव भी करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उनके अंदर बिल्कुल भी टेंशन, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। उनके लिए इक्विटीज़ आर नॉट मेड। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो गोल्डन रूल ये है दोस्तों, जो भी आपकी एज है उतना पैसा डेट में रखें, बाकी पैसा इक्विटी में रखें। इवन इफ यू आर सपोज इफ यू आर से 30 years, देन यू मस्ट कीप 30% इन योर डेट फंड्स एंड यू मस्ट कीप 70% इन योर इक्विटीज़। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मैं दोस्तों चूँकि मैं मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा समय स्पेंड करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरा 100% इन्वेस्टमेंट इज़ इन इक्विटीज़, 100% एज ऑन डेट। आज से 5 साल बाद क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज के दिन 100% इन्वेस्टमेंट मेरा इक्विटीज़ में ही है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा काम ही यही है, मेरा धंधा ही यही है। ओके, इफ़ यू आर 30 years देन यू मस्ट हैव 70% इन इक्विटीज़, डेट एसेट में 30%, एंड ऑफ कोर्स इनहेरेंट साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर डिपेंड करता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो ही इसको 70 से 80 कर सकते हैं, मैंने 100 कर रखा है। आप अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको क्या प्लान बनाना है। सिर्फ कितने ज़रा से इन्वेस्टमेंट, 25,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट, और हर साल 1 साल के बाद में सिर्फ 2,500 रुपये बढ़ा देंगे तो आपके पास कितनी ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी, 37 करोड़ रुपीज़ ऑन रिटायरमेंट। और अगर आज के दिन की बात करें तो उसकी वैल्यू होगी करीब 6 करोड़ रुपये आज के दिन के हिसाब से। सो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे। प्लस आई हैव टोल्ड यू द वेज टू इन्वेस्ट, और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए चैनल आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एज कितनी है और आपका इक्विटी में एलोकेशन कितना है। इट विल बी ग्रेट टू नो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।